हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान 247। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th एसएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि भारत और समकालीन विश्व इतिहास से रिलेटेड है। जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है जिससे कि हमारा फुल मार्क्स आए। हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को स्किप ना करें जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पर फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है 2023 में आया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रांस के नागरिक संहिता 1804 में आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर नेपोलियन संहिता, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी। ये भी 2023 में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर रूढ़िवाद से प्रेरित थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शनल जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। ये जो क्वेश्चन है ये 2008-2024 में आया है। ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है। और दूसरा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो सामूहिक पहचान की भावना है पैदा करने के लिए जो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो कदम उठाया, उसी चीज का हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्णन करना है। तो निम्न यहाँ पर कदम उठाया है। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है, चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना। उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ लाइन हमें लिखना है, जैसा कि यहाँ पर फ्रांसीसी चित्रकारों ने ऐसा चित्र बनाया जिसके माध्यम से ऐसा संसार की कल्पना की जो जनतंत्र है, जनतांत्रिक है। ऐसा मतलब चित्र बनाया, ऐसा पिक्चर ड्रॉ किया है जो कि जनतंत्र है, जनता का उसमें शासन है कि जनता अपने हिसाब से चल सके, अपने हिसाब से सब कुछ कर सके। इस तरीके का यहाँ पर पिक्चर बनाया है, चित्र बनाया है, जिसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष समान रूप से भाग ले। वे चाहते थे कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो, जो निरंकुश राजतंत्र है उसका अंत हो, और सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों से अपनाएं। तो इस तरीके से सबसे पहले चित्रों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, जो चित्रकार हैं, जो यहाँ पर सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, चित्रों के माध्यम से उसको वर्णन किया है। दूसरा है यहाँ पर राष्ट्र की नई भाषा इसमें प्रयोग किया है। तो कुछ दार्शनिक जो आंसर्ट रेनन और ने राष्ट्रीय शब्द की मतलब नई परिभाषा दी। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत जो भी चीजें हैं हमें क्या करना है, लिखना है, इसको अच्छे से याद करना है। तीसरा है यहाँ पर सामूहिक पहचान की भावना। चौथा है यहाँ पर समानता की भावना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखना है। उस पॉइंट्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़कर उस पॉइंट के बारे में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सामूहिक पहचान के लिए जो यहाँ पर भाव पैदा किया है, तो इसके लिए जो कदम उठाया है उसको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है निम्न कदम उठाया, फिर एक एक करके यहाँ पर हर एक चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे क्वेश्चन का जो आंसर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपरली हम आंसर लिखेंगे तो हमारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योग। क्वेश्चन है 2008 में आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है, संस्कृति का योगदान हमें इसमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग इस तरीके से लिखना है, यूरोप में राष्ट्रवाद की
के विकास में संस्कृति का योगदान। ये पहले सबसे पहले एक बड़ा सा मतलब हमें हेडिंग से इस तरीके से लिखना है। फिर जो यहाँ पर योगदान है, प्रथम योगदान, द्वितीय योगदान और तृतीय योगदान, एक एक करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें जो प्रथम योगदान है इसमें क्या है, उदाहरण के रूप में हम रूमानिवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। इसमें क्या है, जो आंदोलन था जिसमें विशिष्ट प्रकार की मतलब राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहा। दूसरा है यहाँ पर क्षेत्रीय बोलियों को लेकर ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सांस्कृतिक आंदोलन जो विशिष्ट प्रकार के भावना विकसित करता है। दूसरा है यहाँ पर बोलियों मतलब भाषा, बोलियों को लिया गया है, बोलियां जो कि यहाँ पर राष्ट्रवादों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और अधिकांश निरीक्षक थे। तो इसमें क्या है, जो भाषा हम बोलते हैं, भाषा के माध्यम से हमने क्या किया है, जो भावनाएं हैं उसको हमने लोगों तक पहुंचाया है। तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा है यहाँ पर उदाहरण के रूप में जो संगीत को ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो पॉइंट्स है इसको हमें अच्छे से कवर करके हमें हर एक पॉइंट्स को कवर करके लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। 2023 का क्वेश्चन है, 23 में आया है। तो नेपोलियन ने जो बदलाव किया है उसको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर पॉइंट है, जिसमें शासन संबंधी सुधार पहला पॉइंट है, दूसरा है आर्थिक सुधार, तीसरा है धार्मिक सुधार, चौथा है यहाँ पर न्याय संबंधी सुधार, पांचवा है शिक्षक संबंधी सुधार और छठा है यहाँ पर सार्वजनिक सुधार संबंधी सुधार। तो यहाँ पर शिक्षा संबंधी सुधार में क्या है, फ्रांस ने क्या किया है, राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विद्यालय का स्थापना भी किया है। जो शिक्षा में सुधार करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक विद्यालय का भी स्थापना किया है। और सामाजिक सुधार में क्या है, सामाजिक सुधार में नेपोलियन ने सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इसमें क्या है, बेरोजगारी दूर किया है, आगमन को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर 229 पक्के सड़क का निर्माण किया है। यहाँ पर सड़क भी बनवाए उन्होंने और जो बेरोजगार है उनको दूर किया है। बेरोजगारी कब दूर होगा, जब लोगों में शिक्षा, जब लोग यहाँ पर शिक्षित होंगे तभी बेरोजगार दूर होगा। और यहाँ पर क्या है, जो अर्थव्यवस्था है, मजदूरों का जो वेतन है वो फिक्स किया है जिससे कि बेरोजगार दूर हो सके। और इसमें बहुत सारे यहाँ पर क्या है, सुधार किया है उन्होंने, तभी यहाँ पर क्या है, सामाजिक सुधार हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या करना है, जो आंसर्स है उसको हमें लिखना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। इसमें हमें क्या करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन सा कारण उत्तरदायी था। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं। राष्ट्रवाद के उदय का जो यहाँ पर कारण है उसको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। 2010 में आया है ये प्रश्न और 2018 में आया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 19वीं सदी में के अंतिम चौथाई भाग तक राष्ट्रवाद का आदर्शवादी। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमें सही से लिखना होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 2000, ये जो क्वेश्चन है 2013, 17 और 22 में आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग लिखना है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तो क्रांति का जो परिणाम है, यहाँ पर प्रमुख परिणाम है, निम्नलिखित है। पहला परिणाम यहाँ पर क्या, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था
का अंत किया है। यहाँ पर क्या है, पुरातन व्यवस्था का अंत किया है। दूसरा है यहाँ पर समानती व्यवस्था का अंत किया है। फिर यहाँ पर तीसरा क्या है, फ्रांस के क्रांतिकारी द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा, जो मानव अधिकारों की जो घोषणा है उसको किया है। चौथा है यहाँ पर राष्ट्रीयता के भाव का विकास और प्रसार किया है। पांचवा है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, जो फ्रांस की क्रांति का जो परिणाम है, जो जो यहाँ पर चेंज हुआ है उसको हमें यहाँ पर नंबर पॉइंट दिया हुआ है 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक है। तो हमें अधिक से अधिक मतलब 8 यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, और जो आपको इसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कोशिश ये करना है हमें अधिक से अधिक करना है, क्योंकि ये विस्तृत क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें आंसर में लिखना होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, संक्षेप में समझाइए। 2022 में आया क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। तो पहला अवस्था है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर 4 अवस्थाएं हैं। तो पहला अवस्था यहाँ पर क्या है, 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों में विभाजित था। यहाँ पर राज्य यहाँ पर लिखा हुआ है, इन राज्यों में क्या है, विभाजित था, इसलिए इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी थी। जो आर्थिक विकास है वो क्या है, बहुत ही धीमी था, क्योंकि बहुत यहाँ पर जो राज्य है वो अनेक राज्यों में बटा हुआ था। जो जर्मन है वो अनेक राज्यों में बटा था, इसलिए इसका आर्थिक व्यवस्था क्या था, धीमी था। और यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मन के विभिन्न राज्यों के लोगों की एकीकरण की मांग उठी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट को लिखना है। जो पहली अवस्था है उसमें क्या हुआ था, दूसरी अवस्था में क्या है, यहाँ पर इस क्रांति की असफलता के पश्चात जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में ना होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे किया जाने लगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसको लिखना है। और इसमें क्या है, रक्त और लोहा की नीति द्वारा एकीकरण का कार्य को पूरा किया है। अब तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा है यहाँ पर 1866 ईस्वी में प्रासिया का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था। इसमें क्या है, प्रासिया का मतलब प्रासिया मतलब जर्मनी का ऑस्ट्रिया से के साथ यहाँ पर युद्ध हुआ है। युद्ध में विजय के पश्चात प्रासिया के साथ अनेक देश यहाँ पर क्या है, मिल गए हैं, मतलब आ गए हैं। और जर्मनी से मतलब ऑस्ट्रिया का प्रारंभ अब से हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज को एकीकरण का जो कारण है वो हमें लिखना है। अब यहाँ पर चौथा अवस्था क्या है, चौथा है यहाँ पर अंत में 1817 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मन का एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा। वो पराजय हो गए, मतलब हार गए। उससे अल्पसेन और लारेन के महत्वपूर्ण देश छिन गए। इससे क्या हुआ, देश छिन गए हैं। इन विजयों से प्रभावित होकर शेष बचे हुए जो जर्मन प्रदेश है वो क्या हुआ है, जर्मन महासंघ में शामिल हो गए। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हुआ है, और इसमें क्या होता है, जो सन लिखा हुआ होता है उसको हमें क्या करना होता है, याद करना होता है। अगर सन को आप अच्छे से लिख कर याद करोगे, अच्छे से अगर इसमें लिख पाओगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं घटेगा और फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सन लिखना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। इसमें बोला जा रहा है कि 1815 ईस्वी की वियना संधि के उपदेश स्पष्ट रूप में समझाइए। 2011 में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजय से यूरोप के राजनीतिक
मानचित्र और यूरोपीय राज्यों की सीमाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। 1815 ईस्वी में वियना संधि के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, मतलब उसका क्या क्या उद्देश्य था 1815 में। तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने जो यहाँ पर उसका जो उद्देश्य है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट यहाँ पर क्या है, वियना कांग्रेस के सदस्य, तो इसमें जो जो सदस्य उन्होंने क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन किया है उसको लिखना है। दूसरा यहाँ पर वियना कांग्रेस की समस्याएं और उद्देश्य, तो उनका जो समस्या और उद्देश्य है उसको हमें यहाँ पर पॉइंट करके लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, मारियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उनका क्या महत्व है। 2011 में ये क्वेश्चन आया है। इसमें मारिया और जर्मनी कौन था और उन्होंने जो चित्रित किया था उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो ऐसे हमें सारे चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है। इसका जो आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांति के मुख्य कारण का उल्लेख कीजिए। ये जो प्रश्न है दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचारों की परख कीजिए। तीसरा जो तरीका है इसमें किस तरीके से पूछा गया है, 1848 के उदारवादियों की क्रांति ने यूरोप के जनमानस को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके प्रमुख कारण का विश्लेषण कीजिए। ये जो प्रश्न है 2016-2009 में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, हमें हेडिंग डालना है कि 1848 में जो उदारवादियों की क्रांति और उसके कारण, यहाँ पर हेडिंग डालना है और वो चीज़ें यहाँ पर उदारवादियों का जो क्रांति है और उनका जो कारण है उसको इसमें यहाँ पर हमें लिखना है इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है 2013 और 15 में आया है। तो इटली का एकीकरण का जो कारण है वो हमें लिखना है। तो प्रथम, यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और यहाँ पर क्या है, तृतीय, चतुर्थ, यहाँ पर 4 कारण है। चारों कारण को हमें लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, ज्यूसेप्पे मज़्ज़नी कौन था, इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो ने कवूर का क्या योगदान है। 2013 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, टिप्पणी लिखी है ज्यूसेप्पे मज़्ज़नी और यहाँ पर काउंट कैमिलो दे कबूर, इनके बारे में हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, मतलब इनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा क्या है, जो पहला है ज्यूसेप्पे मज़्ज़नी, इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका जो जन्म कहाँ हुआ है, 1807 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और पैगंबर था। इसमें क्या है, मोस्टली इटली की एकता का पैगंबर था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ है। पिता यहाँ पर प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और उच्च कोटि का मतलब कि विद्वान थे। इस तरीके से हमें सबसे पहले उनके बारे में लिखना है, जो यहाँ पर उनका जो योगदान है जो भी है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। और दूसरा है यहाँ पर उन्होंने जो इसमें योगदान दिया है, स्थापना किया है, यहाँ पर क्या है, यंग इटली संस्था की स्थापना किया है। दूसरा है यहाँ पर क्या है, इटली की एकीकरण के लिए नवयुवकों को जागृत उत्पन्न करना। दूसरा है गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयत्न करना। इस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है। अब जो दूसरा है यहाँ पर काउंट कैमिलो दे कबूर, इनके बारे में भी हमें लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जन्म परिचय, जो कि इटली के एकीकरण में सबसे अधिक शक्तिशाली भूमिका का निर्वहन करने वाला व्यक्ति कावूर था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, कवूर की नीति और उद्देश्य को हमें लिखना है। और यहाँ तीसरा है और एक पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्या है, कवूर का मूल्यांकन। ऐसे हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट्स को हमें
इसको बहुत अच्छे से पढ़कर हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है कि गैरीवाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में मैथ्सिनी एवं कबूर की तरह उसकी क्या भूमिका है? मैथ्सिनी और कबूर का जो ये है क्वेश्चन है, जो पहले हमने किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये गैरीवाल्डी, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है 2014 में आया, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गैरीवाल्डी, सबसे पहले इसका जो जन्म परिचय है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। इस समय कबूर इटली के एकीकरण के लिए मतलब प्रयत्नशील है। 1856 ईस्वी में गैरीवाल्डी और कबूर ने मित्रता हो गई। यहाँ पर क्या है, जो गैरीवाल्डी और कबूर में क्या हो गया, मित्रता हो गया, और उन्होंने साथ मिलकर यहाँ पर क्या है, राज्य विकल्ट इमैनुअल के ऑस्ट्रेलिया में युद्ध आरंभ किया। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो पॉइंट्स है हर एक पॉइंट्स को हमें लिखना है। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का हमें पूरा आंसर लिखना होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा दीर्घ प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना होता है, हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है और सही से लिखना होता है। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हम पेपर में हमारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो ऐसे हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली लिखना होगा, जिससे कि हमारा मार्क्स ना कटे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्लास 10 के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर होना चाहिए, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।